जय श्री महाकाल दोस्तों। फिजिक्स में आज जो है क्लास 12th का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके फार्मूला जो है आज अपन जो है उत्पन्न करने वाले हैं। अभी तक आपने जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तो भूले नहीं। तभी आपके जो आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। 2024 का जो वार्षिक परीक्षा पेपर भी मैंने अपलोड किया है, तो उसके 3 भाग भी मैं जो है अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उनको भी देखें। मैं पूरा ही जल्दी ही उसको अपलोड करने वाला हूँ। तो देखो, इसमें आपके ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश बोर्ड में तो ये 2 बार पूछा गया है। देखो, क्लास 12th में, मध्य प्रदेश बोर्ड में क्लास 12th में तो ये 2 बार पूछ लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अन्य बोर्ड के लिए भी ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, प्रश्न भी मैंने लिख दिया है, इस प्रकार से पूछा गया था मध्य प्रदेश बोर्ड में, तो सभी बोर्ड के लिए जो है, सभी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक हेतु सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, प्रिज्म प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का ये सूत्र होता है, तो इसको निगमित करने के लिए जो है बोल रहा है, इसकी स्थापना करने के लिए कह रहा है वो। ठीक है, इसकी स्थापना करने के लिए कह रहा है। फिर देखो, एक और इस प्रकार से भी पूछा गया, 2023 में इस प्रकार से पूछा गया था। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक एन के लिए प्रिज्म के अपवर्तन कोण, अपवर्तक कोण ए तथा न्यूनतम विचलन कोण डेल एम, डेल एम में निम्न संबंध निगमित कीजिए। डेल एम में निम्न संबंध जो है अपने को जो है वो क्या कह रहा है, निगमित करना है। डेल एम में निम्न संबंध निगमित कीजिए। कौन सा संबंध? ये एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, साइन ए बाई टू का जो है अपने को निगमन करना है। बहुत ही सिंपल और वेरी आईएमपी है। इसके ऊपर बहुत सारे जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं जो है हो सका तो इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर करवाऊंगा। चलो देख, शुरू करते हैं अपन। तो पहले इस जो है फार्मूले का जो है एन क्या है, अपवर्तनांक है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। और आपके ए क्या है, कह रहा है अपवर्तक कोण है, और डेल एम क्या है, आपके न्यूनतम विचलन कोण। तो एन बराबर यानी कि अपवर्तनांक बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे क्या आ जाएगा, साइन ए बाई टू का जो है अपने को निगमन करना है। चलो अपन देखते हैं, इसकी जो है निगमन करते हैं। देखो, आपको पता होगा, देखो अपने जो प्रिज्म है, प्रिज्म में अपन जो है अगर बात करें तो ये आपके प्रिज्म है। मैंने अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखे, ये उसको जरूर देखे, ताकि आपकी सारी जो है डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, इसका वीडियो इससे पहले जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो फिर भी समझ में आ जाएगा, तो जरूर देखे। देखो, एबीसी आपके प्रिज्म है, एबीसी। एबीसी क्या है, प्रिज्म है। इसमें एबी और एसी जो है प्रथम और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है। ये वाली जो है आपके प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, और ये वाले आपके द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है। ये वाली जो है आपके प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, ये वाली जो पृष्ठ है ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है बी, और ये वाली जो है आपके द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है। ये कौन सी अपवर्तक पृष्ठ है? प्रथम, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, और ये वाली जो है आपके द्वितीय, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है। ये वाले आपके द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है। और ए क्या है, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो है अपवर्तक कोण है। ये ए क्या है, आपके अपवर्तक कोण है। और बीसी इसका क्या है, आधार है। बीसी क्या है, इस प्रिज्म का आपके आधार है। बीसी क्या है, इसका आधार है। ठीक है, बीसी क्या है, इसका आधार है। चलो इसको अपन जो है नेक्स्ट में लेंगे, तो नेक्स्ट पेज में लेते हैं। पूरा ही एक ही जो है आपके जो है पेज में आ जाएगा, तो पूरा तो क्या आएगा, फिर भी देखते हैं अपन, देखे कितना आता है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या लिया, प्रिज्म ले लिया। एबीसी एक प्रिज्म लिया, ये एबीसी अपन ने क्या लिया, एक प्रिज्म लिया। एबीसी इसको नाम दे दिया एबीसी, जिसमें बीसी तो इसका क्या है, आधार है। क्या आपके बीसी क्या है, इसका आधार है। बीसी आधार है, और ए बी प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, और आपके एसी क्या है, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है। ये दोनों क्या है, आपके अपवर्तक पृष्ठ है। एक प्रथम है और एक द्वितीय है। क्या आपके प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, और ये वाले आपके द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है।
ठीक है। और ये दोनों के बीच का कोण है अपवर्तक कोण है, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का क्या है, अपवर्तक कोण है। चलो देखते देखिए, तो जैसे ही कोई श्वेत प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होती है, जैसे ही ये आपके क्या है पीक्यू अपन ने आपतित किरण मान ली, ठीक है, ये पीक्यू क्या है, आपतित किरण है। देखो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये आपतित किरण सीधी की सीधी बिना विचलित हुए क्या होती, सीधी की सीधी ही क्या होती, चली जाती। इस प्रकार पी क्यू के एल मार्ग में जो है सीधी की सीधी बिना विचलित हुए क्या होती, चली जाती। अगर प्रिज्म नहीं होता तो इस प्रकार से सीधी की सीधी चली जाती। लेकिन क्या होता है कि जैसे पी से स्टार्ट होती है चलना और ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ ए बी है, इसके बिंदु क्यू पर आपतित होती, तो यहां प्रकाश किरण क्या होता है, वायु विरल माध्यम से प्रिज्म सघन माध्यम में अपवर्तित होती है। तो यहां पर ये क्या होगी, सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित होगी, तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां अपन ने क्या किया, अभिलंब बना लिया। इस प्रकार से ये अपन ने क्या किया, यहां पर अभिलंब बना। ये अपन ने क्या किया, इस पृष्ठ के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत रेखा खींच दी, तो ये क्या हो जाएगी, आपके अभिलंब हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, आपके अभिलंब हो जाएगी। तो इसको नाम दे दिया अपन ने एन टी नाम दे दी, इसको एन डी नाम दे दिया अपन ने। जैसे प्रकाश किरण क्या होती है, ये पी क्यू क्यू बिंदु पर इस प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के एक बिंदु क्यू पर आपतित होती है। ठीक है, और इस आप क्या किया, इस आपतन बिंदु पर अपन ने अभिलंब खींच दिया एनडी। ये एनडी क्या है, आपके अभिलंब है। ठीक है, एनडी अपन ने क्या खींचा, यहां पर अभिलंब खींच दिया। ये बिंदु इस पर जो है क्या है, आपके अभिलंब है। एनडी जो है ये क्या है, अभिलंब हो गया। आपतन बिंदु क्यू पर क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो जैसे ही प्रकाश किरण, ये आपतित प्रकाश किरण है पीक्यू, आपतित प्रकाश किरण द्वारा इस अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाया गया है, इसको कहेंगे अपन आपतन कोण हो जाएगा। ये आपतित किरण पीक्यू द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, आपके आपतन। जैसे ही क्या होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रिज्म में जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये अभिलंब है, तो सीधी ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस प्रकार से मान लो प्रिज्म नहीं होता तो सीधी की सीधी चली जाती, एक ही माध्यम अगर वायु होता तो सीधी की सीधी चली जाती। लेकिन प्रिज्म की उपस्थिति में ये क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है। और इस प्रकार से अपन जो है क्यू आर मार्ग का अनुसरण करती, ठीक है, क्यू आर मार्ग का अनुसरण करती है। क्यू आर मार्ग का क्या करती है, अनुसरण करती है। ये क्यू आर क्या हो गई, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित प्रकाश किरण हो गई है, आपके अपवर्तित प्रकाश किरण हो गई। और अपवर्तित प्रकाश किरण द्वारा इस प्रथम पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ ए बी के साथ ये जो कोण बनाया गया है, इसको कह दिया अपन ने प्रथम अपवर्तक कोण। प्रथम अपवर्तक कोण R1 नाम दे दिया। तो ये I1 तो I तो क्या हो गया, आपके आपतन कोण, और R1 क्या हो गया, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण हो जाएगा। जैसे ये क्या हो जाएगी, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु R पर आपतित होती है, आपतित होती है। तो देखो जैसे आपतित होगी तो अब ये देखो प्रिज्म में से, प्रिज्म यानी कि कांच से वायु में अपवर्तित होगी, तो अब सघन से विरल में अपवर्तित होगी। तो अब ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। ये क्या हो जाएगी, आपके अभिलंब से दूर हटेगी। तो अपन यहां पर अगर अभिलंब खींचते हैं, ये अपन ने क्या खींचा, अभिलंब खींचा अपन ने यहां पर, ठीक है, ये अभिलंब खींचा, ये अपन ने अभिलंब खींचा। तो देखो ये भी अभिलंब इधर बढ़ाऊंगा और ये भी अभिलंब इधर बढ़ाऊंगा, तो ये किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगे, उसको ही अपन ने डी नाम दे रखा है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, दोनों अभिलंब एक दूसरे को तो क्रॉस करेंगे और इनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा, क्रॉसिंग पॉइंट जो होगा, उसको अपन ने डी नाम दे दिया। ठीक है, ये एन डी था, इसको अपन एन डैश नाम दे देते हैं, एन डैश डी नाम दे दिया, इस अभिलंब को एन डैश डी नाम दे दिया अपन ने। ठीक है, तो ये इस द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ पर, एसी अपवर्तक पृष्ठ पर ये जो अपवर्तक कोण है R2 हो जाएगा। इसको अपन आपतन कोण भी मान सकते हैं दूसरे एक पृष्ठ एसी के लिए। ठीक है, आपतन कोण भी मान सकते हैं। और चूंकि प्रिज्म के अंदर ये अपवर्तित किरण है क्यू आर, तो इसको द्वितीय अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं, द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये प्रकाश किरण सीधी न जाकर क्या होती है, देखो अभिलंब से दूर हट जाएगी,
अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्यों? क्योंकि सघन माध्यम कहां से? विरल माध्यम वायु में अपवर्तित होगी, तो ये अभिलंब है। अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी, सीधी न जाकर क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी इस प्रकार से। तो ये देखो यहां पर जो है आपके आर एस मार्ग का अनुसरण करती है। या आर एस मार्ग का क्या कर लेती है? अनुसरण करती है। आर एस यानी कि प्रिज्म की उपस्थिति में पी क्यू आर एस मार्ग का अनुसरण करती है। और प्रिज्म नहीं होता तो सीधी की सीधी चली जाती। ठीक है, अगर प्रिज्म नहीं होता तो पी क्यू, इसको नाम दे दिया यहां पर के और इसको नाम दे दिया एल, पी क्यू के एल मार्ग में चली जाती सीधी की सीधी। तो देखो ये आपके कौन सी हो गई? निर्गत किरण। और ये आपतित किरण की दिशा। तो निर्गत किरण जो है आपतित किरण की दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे अपन क्या कहते हैं? विचलन कोण हो जाएगा। तो अपन यहां पर देखो ये विचलन कोण हो गया। ये जो है ये क्या? निर्गत किरण हो गई। अगर मैं निर्गत किरण को इधर पीछे बढ़ाता हूं तो ये आपतित किरण से इस जगह देखो यहां से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आपतित किरण को यहां प्रतिच्छेद करती है। तो ये निर्गत किरण द्वारा इस आपतित किरण की दिशा के साथ ये जो कोण बना है इसी को क्या कहेंगे अपन? विचलन कोण। एल के एस क्या हो गया? विचलन कोण हो गया। ये विचलन कोण हो गया। डेल से लिखते इसको, डेल से लिखा जाता है, तो ये डेल क्या हो गया? आपके विचलन कोण हो गया। तो चलो देखो पहले अपन लिख देते हैं। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन प्रदर्शित है। अपन यहां पर इसमें ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन अलग से अपन ने समझा रखा है, इसमें इतना ही पूछा जाता है। अगर दोनों शामिल हो तो फिर दोनों को मिला के लिखना है, पिछले वाला वीडियो और ये वीडियो। प्रिज्म प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तन प्रदर्शित है। दिख रहा है भाई? प्रदर्शित है। ठीक है, पी क्यू क्या है? आपतित किरण। क्यू आर क्या है? अपवर्तित किरण। आर एस क्या है? निर्गत किरण। तो अपन यहां लिख देते हैं पी क्यू आपतित किरण, पी क्यू आपतित किरण, पी क्यू आपतित किरण आपके जो है कौन सी है? आपतित किरण पी क्यू। आपतित किरण जो है वो कौन सी है? आपके पी क्यू। अपवर्तित किरण, अपवर्तित 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 किरण, प्रिज्म के अंदर जो अपवर्तित किरण है वो कौन सी है? आर एस से। प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण क्या होगी? क्यू आर। सॉरी, क्या हो गया आपके? क्यू आर है। प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण कौन सी हो गई? आपके क्यू आर। ठीक है, और देखो निर्गत किरण क्या हो गई? आर एस। निर्गत किरण, निर्गत किरण आपके निर्गत जो किरण है वो क्या हो गए? आपके आर एस हो गई। निर्गत किरण आर एस होगी। और निर्गत किरण द्वारा अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाया गया है इसको निर्गत कोण, एक्सिट एंगल, ई से भी लिख सकते हो। तो ये आपतन कोण तो आई हो गया। ठीक है, निर्गत कोण क्या हो गया? आर ई हो गया। निर्गत किरण ई, निर्गत कोण ई हो गया। आपतन कोण आई हो गया। निर्गत कोण ई हो गया। और R1 और R2 क्या हो गए? अपवर्तन कोण, अपवर्तक कोण भी लिखेंगे। R1 और R2 क्या है? अपवर्तक कोण है। ठीक है, एन डी और एन डैश डी क्या है? अभिलंब है। ठीक है, अपन लिख सकते हैं यहां पर, इतना ज्यादा लिखना नहीं है वैसे आपको। ठीक है, आपतन कोण, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब एनडी के साथ, एनडी के साथ आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा हो गया? बोलो आई। एन क्यू पी बराबर आई, एन क्यू पी बराबर आई। और अपवर्तन कोण क्या हो गया? बोलो आर क्यू डी बराबर R1। अपवर्तक कोण, ठीक है, अपवर्तक कोण जो है आपके, अपवर्तक कोण कौन सा हो गया? आर क्यू डी बराबर R1। आर क्यू डी, आर क्यू डी बराबर R1। ठीक है, ये आर क्यू डी जो R1 है। ठीक है, द्वितीय पृष्ठ पर निर्गत कोण ई और आपतन कोण भी कह सकते हो और इसको अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, अभिलंब, अभिलंब द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ लिख दो या अभिलंब एन डैश डी लिख देते क्योंकि उस पर अभिलंब एन डैश डी है। अभिलंब एन डैश डी के साथ, एन डैश डी के साथ
ठीक है। एक तो निर्गत कोण रहेगा, यहां पर ध्यान रखना, आपतन कोण नहीं लिखेंगे, इसको निर्गत कोण लिखेंगे, क्योंकि प्रकाश किरण यहां बाहर निकल रही है, तो निर्गत कोण, निर्गत कोण कौन सा हो गया, एनडेस आर एस, एनडेस आर एस बराबर क्या हो गया, ई हो गया आपके, और क्यू आर एस अपवर्तन कोण, अपवर्तक कोण कौन सा हो गया, क्यू आर डी, क्यू आर डी बराबर क्या हो गया आपके, R2 है, R2 है, बस इससे ज्यादा नहीं लिखते हैं। तो देखो आपके इस त्रिभुज में के क्यू आर में मैं बहिष्कोण प्रमेय लगा रहा हूं, के क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है, के क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से मैं क्या निकाल रहा हूं, विचलन कोण, एल के, एल के एस, एल के एस क्या हो गया आपके, विचलन कोण, विचलन कोण, अपन ने यहां पर विचलन कोण लिख देते हैं, विचलन, विचलन कोण एल, एल के एस बराबर डेल लिख रखा है, देखो अपन ने इसको क्या लिखा है, इसको अपन ने डेल, विचलन कोण मतलब प्रकाश किरण आपतित किरण की दिशा से कितनी विचलित हुई, अपनी दिशा तो ये थी और ये दिशा चेंज कर ली इसने भाई, इसने ये दिशा चेंज कर ली, तो कितनी चेंज करी इसने, कितनी मुड़ी, कितने कोण से मुड़ी, इसको क्या कहेंगे, विचलन। तो इसको अपन ने काय से लिखा है, डेल से। तो इसका मान अपन काय से निकालेंगे, इस त्रिभुज में, त्रिभुज के क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय लगा रहे, त्रिभुज के क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से, त्रिभुज के क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण, ठीक है, के क्यू आर में क्या लगाया अपन ने, बहिष्कोण प्रमेय से, त्रिभुज के क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय लगाया। बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का एक बाहर का कोण उसके दूर के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि बाहर वाला जो कोण है दूर वाले दो अंदर वाले कोणों के जोड़ के बराबर होता है, ये लिखना है। तो देखो के क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय लगाया, तो ये के क्यू आर का देखो बाहर का कोण हो गया, तो ये दो अंदर वाले कोणों के जोड़ के बराबर होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। कौन सा कोण हो गया, देखो बहिष्कोण तो के एल के एस, एल के एस हो गया, तो ये दो कोण कौन से हो गए, एक तो के क्यू आर हो गया और एक के आर क्यू, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ये जो आपके डेल जो कोण है, एक तो कौन सा हो गया आपके के क्यू आर, ठीक है, एक तो के क्यू आर हो गया और एक के आर क्यू हो जाएगा, कोण के आर क्यू दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। एक जो बहिष्कोण है इसके सुदूर यानी दूर के दो अंतः कोणों के योग के बराबर हो गया, ये बाहर का कोण एल के एस। चलो इन दोनों कोणों का मान रख देते। देखो एक्स के आकार के कोण इक्वल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों देखो, एक तो एनडी है और आपकी ये के पी है, ये दोनों रेखाएं क्या है, एक्स के आकार की है। तो अगर ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये आई है तो ये पूरा भी आई होगा। तो इस आई में से ये नीचे वाला R1 घटा दूंगा, तो ये के क्यू आर क्या आएगा आपके I माइनस R1 हो जाएगा, I माइनस R1 हो जाएगा, क्योंकि ये आई है तो ये पूरा भी क्या होगा, आई, क्योंकि एक्स के आकार के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इधर आई है तो ये इधर भी क्या होगा, बोलो आई होगा। लेकिन आई में से ये क्यू आर वाला जो है नीचे वाला कोण, आपके नीचे वाला कोण क्या हो जाएगा, आपके घट जाएगा। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार से ये आपके क्या हो रही है, देखो सीधी किरण जा रही है, कौन सी, ये क्यू आर तो आपकी सीधी किरण है, ठीक है, और यहाँ नीचे ये वाला कोण बन रहा है, ऊपर ये वाला कोण बन रहा है, और ये वाला पूरा आपके आई है, और नीचे वाला क्या है, बोलो R2 है। तो इस आई में से ये पूरा आई हो गया, इस आई में से ये R2 घटाएंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा I माइनस R2, आई सॉरी R1, क्या है ये R1 है, ये वाला R1 है, R2 इधर है, क्लियर है। तो पूरे आई में से ये R1 घटा है तो I माइनस R1 हो जाएगा आपके। तो ये वाला जो के क्यू आर जो कोण हुआ, डेल तो अपन ने ऐसे लिख दिया, विचलन कोण है, डेल तो ऐसे लिख दिया, के क्यू आर का मान आया आपके I माइनस R1।
इसी प्रकार से देखो आपके के आर क्यू ये वाला कोण चाहिए अपने को, तो ये पूरा निर्गत कोण ई है, ये वाला ई है, तो ये पूरा भी एक्स का आकार का कोण क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। ये वाला जो पूरा कोण होगा वो क्या हो जाएगा, आपके ई हो जाएगा। तो इस ई में से ये नीचे वाला R2 है, कौन सा क्यू आर डी R2 है, तो ये R2 घटा देंगे इस ई में से, ये R2 घटा दूंगा तो ये ऊपर वाला बच जाएगा आपके, क्या बचेगा, ये ऊपर वाला, ठीक है, ई माइनस R2 हो जाएगा। क्या हो जाए, ये ऊपर वाला जो कोण है वो क्या हो जाए, ई माइनस R2 हो जाएगा आपके, कौन सा के आर क्यू जो कोण होगा ये क्या हो जाएगा आपके ई माइनस R2, ई माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, देखो इस समीकरण से देखो ये दोनों आई और ई क्या है, प्लस के है, आई और ई तो प्लस के है, और देखो ये R1 भी माइनस का है, R1 भी काय का है, माइनस का, और आपके R2 भी काय का है, देखो माइनस का है। तो दोनों में माइनस है, तो मैं माइनस क्या करता हूं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस कॉमन ले लेता हूं दोनों में, तो दोनों काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। इसको मैंने नाम दे दी समीकरण 1, इसको अपन ने समीकरण 1 नाम दे दी। अब यहां पर देखो इस चतुर्भुज के क्यू डी आर में देखो, के क्यू डी आर में देखो आप, चतुर्भुज के क्यू डी आर में ये अपन ने लिखा चतुर्भुज, चतुर्भुज के ए क्यू डी आर, चतुर्भुज ए क्यू डी आर में, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इस चतुर्भुज ए क्यू डी आर को देखो आप, ए क्यू डी आर में देखो ये अभिलंब है इस पृष्ठ पर, तो ये पूरा कोण 90 का है, और ये एन डैश डी भी इस पृष्ठ पर क्या है, अभिलंब है, तो ये वाला पूरा कोण भी 90 का, तो 90 और 90 ये दो मिलाकर 180 हो गए, तो ए और ये डी दोनों मिलाकर भी क्या होंगे 180, तभी 180 और 180 क्या होंगे 360 हो जाएंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोण कौन सा, एक तो देखो ए क्यू डी और ए आर डी, ये दोनों 90-90 के हो जाए, क्यों, क्योंकि ये अभिलंब है इस पृष्ठ पर, और ये एन डैश डी भी इस पृष्ठ पर अभिलंब है, तो ये वाला कोण 90 का और ये भी 90 का, 90 और 90 180, ये दोनों 180 के, तो ये दोनों मिलाकर भी 180 होंगे, तभी तो 360 बनेंगे, 180 और 180, यानी कि ए और डी जो रहेगा इस चतुर्भुज में, आपके ए और डी जो कोण रहेंगे ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री के हो जाएंगे। इसको नाम दे दी मैंने समीकरण 2। ठीक है, इस चतुर्भुज में ये दोनों मिलाकर कोण जो रहेंगे ए और डी जो कोण रहेंगे वो 180 डिग्री के। और देखो इस चतुर्भुज में कौन सा, ये आपके आर क्यू डी लिख सकते हो, या क्यू आर डी में, त्रिभुज में, सॉरी त्रिभुज में, क्यू आर डी त्रिभुज के, त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होगा, तो त्रिभुज क्यू आर डी में, त्रिभुज आपके कौन सा ले रहे हैं, क्यू आर डी में, भाई कोई सा भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग तो 180 होगा, यानी कि R1, R2 और D तीनों कोणों का योग तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसके तीनों कोणों का योग कौन सा हो रहा है, एक तो R1 आ रहा है, एक R2 आ रहा है, और एक कोण D आ रहा है, इनका योग तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिखा है, तो इस त्रिभुज QRD का, QRD के तीनों कोणों का योग लिखा, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। तो देखो जब ये दोनों बराबर है, देखो 180 180 बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, कौन से, ये दोनों भी क्या होंगे बराबर, कौन से, ए और ये क्या हो जाएगा, बोलो ये दोनों बराबर है, बोलो ये दोनों बराबर, क्योंकि ये दोनों 180 100 बराबर है, 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके बराबर, यानी कि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, किससे, बोलो समीकरण 1 व 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर है, इसको कहते हैं RHS, RHS 180 180 बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर, यानी कि R1 प्लस R2, और ये कोण D और ये कोण A और कोण D क्या हो जाएंगे बराबर। तो देखो इससे D से D कट जाएगा, ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 4, यानी कि समीकरण 4 क्या आई, देखो R1 प्लस R2 बराबर कोण A आ गया, क्योंकि कोण D से कोण D तो घट जाए, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो इसको तो हटा दो, आप नजरअंदाज कर लो, ये है ही नहीं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और देखो आपने अब यहां पर देखो
अगर अपन यहाँ पर चेक करते हैं, अब देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति आती है। देखो अपन यहाँ पर इसका मान भी रख देते हैं। अगर समीकरण 1 से देखो आप, समीकरण 1 से चलो अपन डायरेक्ट ही लिखते हैं। देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है आपके, अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है तो ये आपतित किरण, आपके आपतित किरण और निर्गत किरण इस आधार से बराबर कोण पर झुकी होती। अपन देखेंगे अगले प्रश्न में ये भी, ठीक है। ये आपतित किरण और निर्गत किरण आधार से बराबर कोण से झुकी होगी। और दूसरी बात, ये जो अपवर्तित किरण QR है, ये आधार BC की क्या होती, समांतर। अर्थात इस आपतित किरण अगर बराबर कोण से झुकी दोनों साइड से, तो अभिलंब से भी बराबर कोण से झुकी होगी। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होंगे। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये R1 और R2 अपवर्तन कोण जो है ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों अभिलंब से बराबर कोण से झुकी होगी, सिंपल सी बात है। तो और ध्यान रखना कि जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी तो विचलन भी क्या होगा, न्यूनतम। यानी कि इस विचलन कोण को क्या कहेंगे अपन, न्यूनतम विचलन कोण। अर्थात डेल की जगह भी अपन क्या लिखेंगे, डेल M लिख देंगे। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपन यहां पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, न्यूनतम, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में निर्गत कोण और आपतन कोण बराबर होंगे। दोनों प्रश्नों पर जो अपवर्तन कोण है R1 और R2 दोनों भी बराबर होंगे। और इसको किसके बराबर मान लिया मैंने, R के बराबर मान लिया। दोनों बराबर तो है और किसके बराबर मान लिया, R के बराबर। और डेल को मैंने किसके बराबर मान लिया, डेल M के बराबर। डेल बराबर डेल M क्या लफड़ा है, इसका अर्थ है न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। इसका अर्थ क्या है आपके, न्यूनतम विचलन। डेल की जगह डेल M लिखा, अर्थात न्यूनतम विचलन कोण है। डेल M क्या है बोलो, न्यूनतम विचलन कोण। तो देखो, एक तो मैं समीकरण 1 में मान रख रहा हूं और एक आपके समीकरण 2 में मान रख रहा हूं। इन समीकरण 1 और 2 से अपन जो है देखो मान रख लेते हैं इसमें। तो मान रखेंगे तो क्या आता है, इसको अपन देखते, देखिए समीकरण 1 और 2 में अगर अपन मान रखते हैं तो यहां पर अपने क्या आता है, इसको अपन अगर अच्छे से देखें तो ध्यान से देखो। देखो ये समीकरण आपके 1 है, ठीक है, और ये आपके समीकरण क्या है, 2 है। यहां पर देखो I और E का जो मान है आपके क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। देखो यहां पर अगर इसमें मान रखेंगे, देखो D से D कटा है आपके यहां, तो चलो बिल्कुल सही है। चलो देखते देखे, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपके निर्गत कोण जो रहेगा आपके आपतन कोण के बराबर हो जाएगा, या आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या हो जाए, बराबर। और दोनों पृष्ठों से जो अपवर्तन हो रहा है दोनों अपवर्तन कोण बराबर होंगे और उसको R के बराबर मान लिया। और डेल को किसके बराबर मान लिया अपन ने, डेल M के बराबर मान लिया। डेल को डेल M के बराबर मान लिया। तो इन तीनों दोनों समीकरणों से 1 और 2 से देखो, 1 और 4 से देखो, समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से देखो, देखो इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, देखो डायरेक्ट 1 और 4 से, पहले चलो 4 से लिख देता हूं डायरेक्ट, पहले 4 से लिख देता हूं, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखो, समीकरण 4 से देखो, वेरी सिंपल, 4 से देखो, देखो R1 और R2 की जगह क्या लिखना है, R1 और R2 की जगह आपको क्या लिखना है, R लिखना है। तो देखो यहां भी R लिखूंगा, यहां भी R लिखूंगा, और इधर क्या है बोलो, A, इधर क्या है, A। तो यहां भी अगर अपन R लिखेंगे, यहां भी R, क्योंकि R1 की जगह भी R लिखना है, R2 की जगह भी R लिखना है, क्योंकि अपन ने R माना है दोनों की जगह। दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो किसके जगह किसको लिखे भाई, दोनों में कंफ्यूजन है। तो दोनों के बराबर R मान लिया अपन ने, R1 की जगह भी R लिख देंगे, R2 की जगह भी R लिखूंगा, तो यहां भी R लिखूंगा, यहां भी R लिखूंगा, एक R और एक R, 2 R हो जाएंगे। और इधर क्या आएगा बोलो, A आएगा। तो देखो ये 2 इधर आएगा, इसके बटे में आ जाएगा, यानी आपके R का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, A/2 आ जाएगा। या आपके देखो यहां से R का मान अपन ने डिफाइन कर लिया, R का जो मान आया आपके ये आ गया, ठीक है, ये आपके R का मान आया।
आर बराबर ए बटे 2 आ गया। क्लियर है? आर का मान आपके कितना आ गया? ए बटे 2। और समीकरण 1 से भी देख लो, चाहो तो पहले आप 1 से देख सकते थे। ठीक है, अपन ने पहले 4 से देख लिया, समीकरण 1 से देखो। अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में अपन मान रखेंगे तो देखो डेल की जगह क्या लिखना है बोलो? डेल एम। अपन डायरेक्ट यहां पर रिजल्ट लिखेंगे। देखो डेल की जगह अपने को क्या रखना है? डेल एम रखना है। क्लियर है? डेल की जगह यहां पर आपके डेल एम आ जाएगा, डेल की जगह आपके क्या आ जाएगा? डेल एम आ जाएगा। कैसे आएगा मैं यहां समझा देता हूं। डेल की जगह अपन क्या लिख देंगे? डेल एम। और देखो आपके आई और ई दोनों बराबर है, तो ई की जगह आई लिख दो, कि आई की जगह ई लिख दो। लेकिन अपने को व्यंजक तो ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? ए के रूप में सिद्ध करना है, ए के रूप में और डेल एम के रूप में। तो दोनों को डेल एम और ए के रूप में लाओ। मान जो रखो डेल एम और आपके ए के रूप में रखना है। तो चलो उसके रूप में अपने को मान निकालना है, तो अपन उधर बढ़ते हैं। तो देखो देखो आर का मान भी ए के रूप में निकाल लिया, तो यहां से अपन आई और ई का मान जो निकालेंगे वो भी अपन किसके रूप में निकाल लेंगे? ए और डेल एम के रूप में। तो देखो डेल की जगह तो अपन ने डेल एम लिख देंगे इसकी जगह तो, और आई भी ऐसे ही रहने देंगे। और ई की जगह क्या लिख दूं? आई लिख दूं। ई की जगह आई लिख देंगे, यानी कि आई प्लस आई हो जाएगा। देखो यहां भी अपन क्या लिखेंगे? आई, और यहां भी आई, ये आई माइनस। देखो R1 और R2 दोनों बराबर है। देखो R1 और R2 दोनों बराबर है, तो यहां भी R लिखूंगा, यहां भी R लिखूंगा, 2 R हो जाएंगे। और 2 R की जगह क्या लिख देंगे बोलो? A बटे 2। R और R हो जाएंगे, 2 R हो जाएंगे आपकी। क्या हो जाएगा? 2 R। और 2 R किसके बराबर है बोलो? A के बराबर। या फिर यहां से देख लो, देखो R1 और R2 किसके बराबर है? A के बराबर। R1 और R2 की जगह अपन यहां क्या लिख देंगे? A लिख देंगे। तो यहां आ जाएगा आपके A, ये आ जाए, ये आएगा आपके यहां पर। देखो क्लियर है? देखो डबल देखो, डेल की जगह तो क्या लिखना है? डेल एम। इस डेल की जगह डेल एम लिखेंगे। और आई और ई बराबर है, तो ये आई तो ऐसे ही लिख दिया। और ई किसके बराबर है? आई के बराबर, तो ई की जगह भी आई लिख दिया, इस ई की जगह भी आई लिख दिया। और R1 प्लस R2 का मान किसके बराबर है बोलो? ए के बराबर। R1 प्लस R2 की जगह ए लिख देंगे। तो देखो ये आपके काई का है, माइनस का है, तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, डेल एम में जुड़ जाएगा, यानी कि डेल एम प्लस ए हो जाएगा। और ये आई और ये आई कितने आई हो गया? 2 आई। और ये 2 इधर आएगा, इसके बटे में हो जाएगा। यहां पर क्या बच जाएगा आपके? आई। यानी कि आई बराबर क्या आ रहा है? देखो समीकरण 1 से आई बराबर आ रहा है आपके ए प्लस क्या आया? ए प्लस डेल एम बटे 2 आया है आपके। क्लियर है? यहां से देखो आई बराबर ए प्लस डेल एम बटे 2, और दोनों जुड़ रहे, किसी को किधर भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलो ये अपने आर का मान तो ये आ गया, आई का मान ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? स्नेल का नियम लगा रहा हूं। ठीक है, स्नेल का नियम, अपवर्तन का सेकंड लॉ। चलो इस प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर लगा रहे हैं। प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पे लगाएंगे तो प्रकाश किरण वायु से प्रिज्म में अपवर्तित होगी, यानी कि वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, जो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, और उसको डायरेक्ट एन लिख देंगे अपन। ठीक है, तो यहां पर देखो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब वायु के सापेक्ष क्या लिखा अपन ने? वायु के सापेक्ष सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या? अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तनांक, इसको अपन क्या लिखेंगे? एन लिख देंगे। ठीक है, तो देखो आपके स्नेल का नियम क्या है? पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या, और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या लिखेंगे। और ज्या आपके क्या होता है? साइन। साइन को बोलते हैं साइन, साइन को क्या बोलते हैं? ज्या। ज्या ज्या वो वाला ज्या नहीं है, ये ज्या यानी कि साइन है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके। चलो देखते देखे, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके? साइन आपतन कोण की ज्या,
और ये नीचे क्या हो जाएगा आपके अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखा जाता है। और ये तो आपके वायु के सापेक्ष प्रिज्म का, इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे तो पहला दूसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक को डायरेक्ट एन लिखा जाता है या म्यू भी लिखा जाता है। तो देखो पहले अपन आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या देख लेते हैं। तो देखो यहाँ आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आई है, और अपवर्तन कोण क्या है R1, और R1 और R2 को किसके बराबर माना अपन ने, R के बराबर। यहाँ R आ जाएगा, यहाँ तो R1 की जगह R आ जाएगा और ये E आ जाएगा। अपतन कोण की ज्या यानी साइन आई आ जाएगा, अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि R आ जाएगा आपके। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके आपतन कोण की ज्या यानी कि I आ जाएगा, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि R आ जाएगा। और I और R के मान अपन देखो यहाँ समीकरण से रख देते हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरणों से I और R का मान तो A/2 लिखेंगे, और I का मान A प्लस डेल M/2 लिख देते हैं। ठीक है, I और R के मान रखने पर लिख दिया साहब अपन ने I व R के मान रखने पर, जो अपन ने निकाले हैं उनको रख देते, रखने पर इसमें रखते हैं तो अपवर्तनांक बराबर क्या आ गया, देखो आपके साइन तो ऐसे लिख दिया अपन ने। आई का मान अपने आया था A प्लस डेल M/2, A प्लस डेल M/2, साइन ऐसे लिख दिया। आर का मान आया था आपके A/2, A/2 लिख दिया। और यही तो आपके प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का क्या है, फार्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, आपके सिद्ध हो गया। यही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला है। क्या देखो, न्यूनतम विचलन कोण, अपवर्तन कोण और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक में संबंध है। तो अपन यही लिख सकते हो, यही 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 कही यही यही प्रिज्म प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n, अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण ए तथा न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण डेल M में संबंध है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए, कोई सी भी यूपी हो, MP हो, CBSE बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। तो ये आपके आया, देखो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अपन इसमें नेक्स्ट देखते हैं। देखो, प्रिज्म द्वारा प्रकाश न्यूनतम विचलन, ये देखो प्रश्न आ जाता है आपके, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। पतले प्रिज्म के लिए अपने को सिद्ध करना है डेल M बराबर AN-1, यहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। डेल M अपने को पता है, डेल M की जगह भी अपन डेल ही लिखेंगे, डेल M लिख सकते हो। डेल M क्या है आपके न्यूनतम विचलन कोण से, तो N क्या है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और A क्या है अपवर्तन है। तो चलो इनमें अपन जो है संबंध के अपने को क्या करना है, ये संबंध अपने को लाना है। ठीक है, जहां प्रतीकों के अपने क्या है समान संबंध है। पहले तो न्यूनतम विचलन कोण क्या है इसको देखते हैं अपन। तो अपन आई डेल एल ग्राफ खींचते, आई डेल एम ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, यानी कि अपन किसके किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, देखो यहां पर एक तो न्यूनतम विचलन कोण और एक आपतन कोण, दोनों के बीच में अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींच रहे। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के बीच में अपन क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो देखो न्यूनतम विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में, एक तरफ तो अपन ने विचलन कोण ले ली, एक तरफ विचलन कोण लिया। विचलन कोण को अपन ने डेल से लिखा है। ठीक है, और यहां ले लिया अपन ने आपतन कोण, दोनों के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। अपन आपतन कोण
आई, दोनों के बीच में अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं। तो देखो ये ग्राफ खींच दिया दोनों के बीच में अपन ने, ठीक है। ये अपन ने दोनों के बीच में अपन ने क्या किया, ग्राफ खींचा। वाई अक्ष पर तो अपन ने विचलन कोण ले लिया, और आपके जो आपतन कोण जो लिया वो एक्स अक्ष पर ले लिया। और दोनों के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से अपने जो है ग्राफ प्राप्त होता है। देखो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है, इस प्रकार से आपके ग्राफ प्राप्त होता है। ये ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। इसका अर्थ तो एक ही है। क्या अर्थ है इसका, देखो इसका इस प्रकार से अपने को ग्राफ मिलता है। तो देखो इस ग्राफ पर बहुत सारे पॉइंट ले लेते हैं अपन। देखो एक पॉइंट मैंने यहां लिया, इसके संबंध में संगत में आपतन कोण का मान निकाल रहा हूं, विचलन कोण का मान भी निकाला ही आया। ये यहां पर आपतन कोण है, ये विचलन कोण है। फिर मैं यहां पे गया, यहां भी मैंने आपतन कोण देखा, यहां भी और यहां पर भी देखा अपन ने विचलन कोण ही आया। फिर मैंने इस स्थान पर देखा, यहां पर भी ये तो आया आपके, देखो आपतन कोण, और ये आ गया आपके विचलन कोण। फिर जैसे ही मैं इधर गया, यहां पर देखा मैंने, देखो यहां पर मैंने किसको देखा, आपतन कोण को देखा, और यहां पर विचलन कोण भी देखा मैंने, ठीक है। फिर यहां पर देखा क्या क्या हो गया, देखो आपतन कोण, और इधर क्या हो जाएगा आपके विचलन कोण। तो देखो जैसे जैसे अपन ने क्या किया, इधर जा रहे हैं तो आपतन कोण बढ़ रहा है। तो अपन ने देखा, यहां पर देखा, देखो आपतन कोण बढ़ा, यहां पर आपतन कोण इधर आ रहे तो बढ़ रहे हैं। फिर यहां देखो और बड़ा आपतन कोण, तो देखो विचलन कोण कम हो गया। देखो यहाँ विचलन कोण कम है, यहाँ आपतन कोण के संगत, यहाँ विचलन कोण देखो ये इतना था। यहाँ गए अपन तो यहाँ विचलन कोण इतना रह गया। फिर यहाँ देखो अपन ने यहाँ देखा तो विचलन कोण और कम हो गया, और वापस इधर गए तो देखो आपतन कोण बढ़ने पर विचलन कोण बढ़ने लग गया, आपतन कोण बढ़ने पर विचलन कोण बढ़ने लग गया। इसका एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, प्रारंभ में जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, विचलन कोण का मान घटने लगता है, और आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, जिसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसके बाद में आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण पुनः बढ़ जाता है, ठीक है। आपतन कोण के इस मान के संगत विचलन कोण को न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। तो अपन ये बात यहां पर लिखते हैं, ठीक है। प्रारंभ में देखो विचलन कोण और आपतन कोण के बीच ये जो ग्राफ खींचा जाएगा, इसको कहेंगे आई डेल ग्राफ। आई और डेल यानी कि आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचा है, तो इसको आई डेल ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। आई डेल ग्राफ, क्योंकि आई और डेल के बीच में खींचा गया है। आई तो क्या है आपतन कोण, डेल क्या है आपके विचलन कोण, तो इसलिए इसको आई डेल ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा विचलन कोण, आपतन कोण आई तथा विचलन विचलन कोण डेल के मध्य, ठीक है। इस संकेत को कहते हैं डेल, ठीक है, डेल कहा जाता है। सर हम जानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जानते तो भी चलो ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है। विचलन कोण डेल के मध्य मध्य ग्राफ खींचने पर खींचने पर खींचने पर ठीक है, खींचने पर आपतन कोण का मान, प्रारंभ में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, सॉरी, ठीक है। देखो यहां पर देखो आपतन कोण ये था तो विचलन कोण ये था, यहां पर इस बिंदु पर देखा आपतन कोण ये देखो बड़ा, देखो यहां से यहां तक आपतन कोण आ गया, तो देखो पहले यहां थे अपन, अब विचलन कोण इधर आ गया, और फिर यहाँ आपतन कोण और बढ़ा तो विचलन कोण और कम हो गया। अब फिर इधर जा रहे देखो आपतन कोण बढ़ रहा है, विचलन कोण फिर बढ़ गया, देखो यहाँ आ गया तो फिर इधर जाने लग गया, यहाँ पे फिर यहाँ आ गया, ठीक है। तो देखो आपतन कोण आई तथा विचलन कोण डेल के मध्य ग्राफ खींचने पर प्रारंभ में आई का मान यानी कि आपतन कोण का मान, आई का मान बढ़ने पर
डेल का मान यानी कि विचलन कोण का मान बढ़ने पर डेल का मान घटता है। ठीक है, घटता है। आपतन कोण के आपतन कोण आई के एक विशेष मान पर, आपतन कोण के एक विशेष मान पर, आपतन कोण के एक विशेष मान पर, आपतन कोण आई के एक विशेष मान पर विचलन कोण डेल न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, हो जाता है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद आपतन कोण बढ़ाने पर, आपतन कोण बढ़ाने पर, आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण डेल पुनः पुनः बढ़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक है, बढ़ने लग जाता है। इस आपतन कोण के संगत इस न्यूनतम विचलन कोण को, ठीक है, आपतन कोण के संगत इस विचलन कोण को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। आपतन कोण के संगत इस आपतन कोण के संगत इस आपतन कोण के संगत कोण आई के संगत जिसमें संगत विचलन कोण को संगत, ठीक है, इस आपतन कोण आई के संगत विचलन कोण को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तथा इसे डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप सोचे सर एम कोई ममता अमता तो नहीं है आपका नाम से इसलिए आपको कोई फेवरेट हो और आपने डेल एम लिख दिया, ऐसा कोई नहीं है। इसका अर्थ यह है एम फोर मिनिमम होता है। ठीक है, इन एम फोर क्या होता है, मिनिमम यानी कि न्यूनतम होता है, इसलिए एम ले लिया आगे से। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो देखो आगे, ये डेल एम से प्रदर्शित करते हैं, मेरी तरफ से नहीं है, बोर्ड की तरफ से ये लिया गया है। ये तो डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्या करेंगे, डेल एम से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात न्यूनतम विचलन कोण का संकेत हो गया है। तो देखो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में आपके जो फार्मूला है, देखो अपन ने यहां पर नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, अपन ने प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तन के सूत्र क्या था, देखो एन बराबर आया था आपके साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 बटे में क्या आया आपके साइन ए बटे 2, यह आया था। तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में या न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है, ये दोनों कोण क्या होते, अत्यल्प होते। ठीक है, अत्यल्प होते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, इसे ही क्या कहेंगे अपन, न्यूनतम विचलन की स्थिति। ठीक है, तथा इसे डेल एम से प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, और इसे ही क्या कहेंगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति। इस स्थिति को
इस स्थिति को न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं, स्थिति कहते हैं। ठीक है, और न्यूनतम विचलन की स्थिति में ध्यान रखना, ठीक है, दोनों अपवर्तक पृष्ठों से आपतित किरण और निर्गत किरण समान आधार से समान कोण पर झुकी होती है, और आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। और फिर प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण क्यू आर जो होती है आधार बीसी के क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, और विचलन कोण जो होता है न्यूनतम होता है, जिसको न्यूनतम विचलन कोण कहा है। ये इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आपको इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कौन सी बात, आपतित किरण और निर्गत किरण प्रिज्म के आधार के पृष्ठ से समान कोण पर झुकी होती। ठीक है, दूसरी बात, अपवर्तित किरण प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण क्यू आर जो होती है आधार बीसी के समांतर होती है, और आपतन कोण का मान निर्गत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो वो लाइन भी अपन लिख सकते हैं। इस स्थिति में ठीक है, आपतन कोण आई तथा निर्गत कोण ई बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, और दोनों पृष्ठों के लिए अपवर्तक कोण R1 और R2 भी बराबर होते हैं। ठीक है, और बराबर होते हैं। प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण आधार बीसी के समांतर होती है। किरण आधार बीसी के समांतर होती है। ठीक है, समांतर होती है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भी लिख सकते हो R1 और R2 भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और आपतित किरण और निर्गत किरण आधार से समान कोण पर झुकी होती है, आधार वाले पृष्ठों के साथ जो है समान कोण बनाकर झुकी होती है। क्योंकि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है तो वो भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। चलो, तो यहां पर न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपके A प्लस डेल एम बटे 2 तथा A बटे 2, ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में A प्लस डेल एम बाय 2 तथा A बाय 2 का मान क्या होता है, अत्यल्प होता है। अत्यल्प होता है, सूक्ष्म होता है। क्लियर है, छोटा मान होता है इनका मान। लेकिन अगर छोटा मान होगा ना तो अपन इसलिए क्या करेंगे, इसलिए क्या करेंगे अपन, देखो साइन A प्लस डेल एम बटे 2 है, इसको अपन किसके बराबर मान लेंगे, A प्लस डेल एम बटे 2 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, इसको इस पूरे मान को इसके बराबर मानेंगे। क्यों मानेंगे अभी मैं समझा देता हूं, देखो। और साइन A बटे 2 को, ठीक है, इसको भी अपन A बटे 2 के बराबर मानेंगे। क्यों मानेंगे, देखो अभी, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म है ना। देखो साइन आपने 0 का मान, देखो साइन में एक 0 रख दो, साइन में आपने 30 रखा होगा। ये तो 10th में आपने त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे से, 11th 12th में भी बहुत अच्छे से समझा होगा। साइन 45, साइन 60 और साइन 90 के मान देखे होंगे। देखो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 60 का मान √3 बटे 2 होता है, साइन 45 का मान 1 बटे √2 होता है, और साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है। और इधर 0 हो गया। जैसे जैसे क्या हो रहा है, देखो कोण का मान कम होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके इनके मान भी क्या होते जा रहे, कम होते जा रहे। देखो यहाँ 90 हुआ तो एक मान हुआ, देखो ये कम हुआ तो ये भी, यहाँ देखो 90 है, 90 के लिए मैक्सिमम होता है 1, ये कोई √3 बटे 2, वर्गमूल 3 बटे 2 1 से छोटा है, और 1 बटे वर्गमूल 2 पुनः √3 बटे 2 से भी छोटा है, और 1 बटे 2 पुनः फिर इससे भी छोटा है, और 0 फिर क्या हो गया, 0 हो गया, ये और कम हो गया। लेकिन देखो जैसे जैसे कोण का मान छोटा होता जा रहा है, साइन का मान भी कम होता जा रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि बहुत ज्यादा ही कम हो जाए, तो देखो 0 का 0 ही आ गया, यहां वाला मान यही आ गया,
बहुत सूक्ष्म हो तो देखो 30 से भी छोटा होगा, लगभग 15 डिग्री तक चलता है। 15 डिग्री अगर कोण रखते हैं ना तो यहाँ वाला कोण ये आ जाएगा, देखो जीरो के लगभग बराबर ही होता है। जो देखो जीरो रखा तो जीरो ही आ गया, जीरो रखा तो जीरो आ गया, यहाँ वाला जो साइन आया ही नहीं यहाँ पे, जब साइन जीरो लिखा तो यहाँ भी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसलिए अगर ये अत्यल्प होगा, यहाँ वाला कोण अत्यल्प होगा तो यहाँ वाला मान यहाँ आ जाता है। तो इसीलिए अपन देखो साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, इसको किसके बराबर मान लिया अपन ने, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू के बराबर हो जाता है लगभग, और साइन ए बाई टू का मान ए बाई टू के बराबर हो जाता है। तो इसको यहाँ पर ये साइन और ये साइन हट जाएगा, तो एन बराबर क्या आ जाएगा आपके, देखो एन बराबर क्या आएगा, ए प्लस डेल एम बटे दो, और बटे में भी क्या रहेगा आपके ए बटे दो। देखो दोनों के बटे में दो है, दो से दो कट जाएगा, इस ए का गुणा एन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन ए, और इधर क्या बचेगा, देखो ए प्लस डेल एम। देखो ये प्लस का ए इधर आएगा, माइनस का ए हो जाएगा, इधर कौन बचा डेल एम। अब देखो इस पूरे को इधर, इस पूरे को इधर तो अपन लिख सकते क्योंकि दोनों ही बराबर है, किसी को किधर भी लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैं इस पूरे को इधर लिख रहा हूं, इस पूरे को इधर लिख रहा हूं, तो ये अपन ने डेल ए मैंने न्यूनतम विचलन कोण इधर रख दिया, इस पूरे को इधर रखेंगे, बिना चिन्ह बदले लिख सकते। पूरी समीकरण का पक्ष चेंज करने में चिन्ह नहीं बदला जाता है, और अपने को आवश्यकता हो तो बदल भी सकते हैं। क्लियर, चलो देखते देखिए। तो यहां भी देखो ए है, यहां भी ए है, दोनों में से ए अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ए दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहां तो क्या बचेगा आपके एन माइनस एक बच जाएगा दोनों में, यहां भी ए था यहां भी ए था, ए दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया, यहां एन बच जाएगा माइनस या ए एक बच जाएगा। और यही देखो आपके पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला होता है, यही तो अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, यही अपने को क्या करना था, देखो सिद्ध करना था। ठीक है, यही अपने को क्या करना था, देखो आपके सिद्ध करना था। ये किसके लिए था, देखो ये आपके ये वाला देखो, यही तो अपने को सिद्ध करना था। पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए डेल एम बराबर ए एन माइनस वन। तो ये अपने देखो यहां से ये आया, और इसके बाद में आगे अपन चले तो यहाँ पर ये आ गया आपके, देखो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये आपके जो पतले प्रिज्म के लिए सूत्र था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोनों ही प्रश्न मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, इससे पिछले वाला। ठीक है, अपवर्तनांक एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू का मान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तो भूले ही नहीं, बेल आइकन को तो भूले ही नहीं, ये तो नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है मिलेंगे आपको। आपको अगर कोई समस्या आ रही है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसको अगले में शामिल कर सकता हूं आपके। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपने अगर जो है अभी तक 2024 का वार्षिक परीक्षा का फिजिक्स का पेपर मैंने अपलोड किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देखे। मैं 2 या 3 भाग अपलोड कर दिए, उसका बाकी जो भाग है 3 भाग अपलोड कर दिए मैंने, एक भाग और बचा उसका, मैं जल्दी ही आप के लिए अपलोड करूंगा, आप उसको भी देखें। मध्य प्रदेश बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे सभी के लिए फिजिक्स जो है, कोई सा भी बोर्ड हो, नीट हो, आईआईटी हो, सभी के लिए जो है ये का यही सिलेबस होता है। ये आधार पाठ्यक्रम है, आप आधार आपका क्लियर रखने में इससे सरल मैटर कहीं नहीं मिलता है। और एक बात ये भी आप ध्यान रखो, एक बात आपको ये अच्छे से ध्यान रखनी है कि जितना आपको सरल लग रहा है, मतलब आपके भेजे में घुस रहा है, घुसा जा रहा है, घुस रहा है, इसका आपको ध्यान रखना। ठीक है, आपको इसका ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो एक बार क्या हुआ कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। धनात्मक सोच रखोगे तो बहुत जल्दी याद होगा, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको सोच भी आपकी जो है कौन सी रखनी है, धन वाली सोच रखनी है। देखो एक बार क्या हुआ, गैलीलियो था, तो गैलीलियो ने क्या, गैलीलियो और उसका मित्र दोनों था, और गैलीलियो और उसके मित्र को, गैलीलियो था और एक उसका मित्र था, दोनों थे, गैलीलियो और उसका मित्र दोनों थे। ठीक है, किंवदंती है ये आपकी, एक कहावत है। तो इन दोनों को कहा गया कि ये बड़ा भारी राक्षस है, आपको इसको मारना है।
आपको इन दोनों को गुलेल दे दी और मारने के लिए कहा गया। बड़ा भारी राक्षस था, बड़ा भारी राक्षस था, और गैलीलियो को और उसके मित्र को कहा कि इनको मारो। तो इसका दोस्त क्या हुआ, घबरा गया। इसका दोस्त तो क्या हो गया, घबरा गया, घबराने लग गया, यार इसको कैसे मारेंगे, इतना बड़ा भारी राक्षस है। लेकिन गैलीलियो ने क्या किया, क्या कहा इसने, इसको पूछा गया कि भाई मारो इसको, तो कि बहुत ही सिंपल है इसको मारना। तो भाई कैसे, कि भाई मैं अगर इसके ऊपर गुलेल से निशाना साधूंगा तो इतना बड़ा शरीर है, तो मैं निशाना चूकूंगा ही नहीं, कहीं ना कहीं तो इसके ऊपर लगेगी। तो इसलिए धनात्मक सोच रखोगे तो याद होगा। बहुत ही सिंपल आधार पाठ्यक्रम है ये, आपकी नीट आईआईटी सभी के लिए। अगर ये याद होगा सिंपल सा पार्ट, तो आप बहुत आसानी से आगे निकल जाओगे। पहले इसको क्लियर रखो, और इससे सरल और सिंपल कहीं नहीं मिलेगा। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।